नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कलाम की टीम आपके आधुनिक भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध व्यक्तित्व को एक नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है ताकि आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा कर सकें। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में कुछ एक ही व्यक्तित्व बचे हुए हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनकी भूमिका भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी रही है। तो आज हम स्पेशली चर्चा करने के लिए जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जिन्होंने व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास किया, जिनके आने से क्रांतिकारियों में एक नई प्रकार की लहर दौड़ जाती थी, जिनके होने से क्रांतिकारियों में एक नया उत्साह पैदा हो जाता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता में खौफ पैदा करने के लिए एक नई प्रकार की रणनीति की रचना की। वो एक ऐसा व्यक्तित्व दोस्तों कि जो पुलिस की गिरफ्त में कभी आ नहीं सका, और जब आया तो खुद ने अपना बलिदान कर दिया। व्यक्तिगत बलिदान की नई इबारत लिखने वाला, भारत मां का एक ऐसा सपूत जिसने उस समय जब लोग अपना बचपन बिताते हैं, अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जिनका जन्म 1906 में हुआ था और 1931 के अंदर अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर वो शहीद हो गए। दोस्तों, भगत सिंह का साथी, लाला लाजपत राय का भक्त, भारत मां का दीवाना चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में समेटना बहुत मुश्किल है। मात्र 24 साल और कुछ महीने की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सबसे ऊपर लिखा कर चले गए, लेकिन काम ऐसा किया दोस्तों कि आज भी इतिहास उनको याद रखता है। ये हमारी कुछ भूलें हैं, हमारी सरकार की कुछ गलतियां हैं कि इस प्रकार के व्यक्तित्व को जितना ज्यादा उभारना चाहिए था, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिल सका। लेकिन हमें शिक्षाविद होने के नाते, आपको छात्र होने के नाते चंद्रशेखर आजाद को नमन करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से भी दोस्तों ये घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है कि चंद्रशेखर आजाद जो है भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारत की आज़ादी में अभिन्न भूमिका अदा करने वाले चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। आज का जो मध्य प्रदेश है उस जमाने में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, और उस मध्य प्रांत के अंदर जो झाबुआ जिला था, उस झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भाबरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले तो आप इनका ये ध्यान रखना, और जन्म की तिथि जो है 1906 को आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया, सीताराम तिवारी इनके फादर का नाम था, और जगरानी देवी जो है वो इनकी माँ का नाम था। मेरी तरफ से इनके माँ बाप को बहुत बहुत नमन कि इस प्रकार के वीर बेटे को इन्होंने जन्म दिया। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद का परिवार मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आकर के स्थापित हो गया था, और एक छोटी सी बात की हठधर्मिता पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना घर छोड़ दिया था। और उस समय काशी, जिसको आज हम बनारस कहते हैं, वो उस समय क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, और उसी गढ़ के अंदर अपनी भूमिका को एक नए रूप में स्थापित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर संस्कृत विद्यापीठ के अंदर एडमिशन लिया। लेकिन दोस्तों, उनकी छोटी छोटी घटनाओं को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से उनमें क्रांतिकारी के भाव जो है उनके बचपन से ही आने लग गए थे। इस कड़ी में आप दोस्तों देखना कि इस क्रम में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि आपसे पूछे कि चंद्रशेखर आजाद का आरंभिक शिक्षा कहां पर हुई, तो आपका उत्तर होगा काशी के अंदर संस्कृत विद्यापीठ के अंदर उनकी आरंभिक एजुकेशन हुई थी। और ध्यान रखना, जिस समय वो संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी समय
गांधी जी के नेतृत्व में पहला असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। यहां पर फिर एक प्रश्न बनेगा कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि का कारण क्या था, मतलब वो कौन से कारण थे जो गांधी असहयोग आंदोलन को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ क्रांतिकारियों के अंदर एक नई प्रकार की भावना पैदा होती है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो 1920 के आसपास 1920 तक की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में अगर आप देखोगे तो जैसे रॉलेट एक्ट जो आया गया था, रॉलेट एक्ट बेसिकली प्रथम चरण के क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गया एक कानून था, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना अपील, दलील और वकील के गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट जो है उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने जब रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह चलाया था 1919 के अंदर, रॉलेट एक्ट भी 1919 का है, और जो सत्याग्रह चलाया था रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, तो इस विरोधी सत्याग्रह के अंदर भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस सत्याग्रह ने समय से पहले अपना हिंसक रूप ले लिया, और इसने अपना हिंसक रूप जो लिया था वो बेसिकली दिल्ली और पंजाब में अधिक लिया था। और यहां से एक घटना घटित होती है जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों वो घटना है जिसने पूरे भारत में एक प्रकार की ज्वाला पैदा कर दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इस घटनाक्रम ने भारत में एक नया प्रकार का राष्ट्रवादी भावना को भर दिया। और इसी के बाद आपको पता है खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहां से अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि वो कौन सी घटना थी जिस घटना ने चंद्रशेखर आजाद के मन में आजादी का भाव भर दिया, तो आपका उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस प्रकार से सैकड़ों भारतीयों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, ये एक प्रकार की उस मासूम बच्चे में एक क्रांतिकारी भावना भरती है। लेकिन अभी तक उनको विश्वास था कि गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, उस असहयोग आंदोलन के माध्यम से हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को शुरू करने के दौरान कहा था कि हम एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करेंगे। इसलिए चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, और चाहे क्रांतिकारी धारा का व्यक्तित्व हो, हर किसी ने गांधी का साथ दिया था। हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए कि एक ही तो साल की बात है, इसलिए हजारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, कईयों ने कॉलेज छोड़ दिया, और उसी में शामिल थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने भी अपनी शिक्षा को छोड़ दिया और वतन की आजादी की उस राह में निकल पड़े। लेकिन 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ, इस कांड के बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अभी तक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गांधी जी के साथ में थे, लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया, इस असहयोग आंदोलन की वापसी से क्रांतिकारियों में एक प्रकार की निराशा पैदा होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन की वापसी होती है, और असहयोग आंदोलन की वापसी से आप लोग ध्यान रखना, गांधी जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, इससे जितने भी क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों में निराशा का भाव पैदा होता है। और दोस्तों यहीं पर इन क्रांतिकारियों ने यह निश्चय किया कि गांधी जिस अहिंसात्मक तरीके से देश को आजाद करवाना चाहते हैं, उस रणनीति से देश आजाद नहीं हो पाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं उनके दिल में था कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानने वाले हैं, अर्थात अंग्रेज जो है हिंसात्मक घटनाओं के माध्यम से ही, हिंसा के डर से ही हम औपनिवेशिक सत्ता का सामना कर सकते हैं। इसलिए 1922 के बाद ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा जो है वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगी जिस रास्ते पर वासुदेव बलवंत फड़के था, जिस रास्ते पर जतिन दास, जिस रास्ते पर अनंत लक्ष्मण करकरे था, जिस रास्ते पर मदनलाल धींगरा था, और जिस रास्ते पर
वीडी सावरकर थे, रासबिहारी बोस थे, उसी रास्ते पर चंद्रशेखर आजाद भी चल पड़ा। और चंद्रशेखर आजाद का संपर्क जो है वो उस समय के भारत के क्रांतिकारियों में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाले, जिनकी पुस्तक बंदी जीवन को पढ़कर कोई भी अपने आप को क्रांतिकारी बनने से रोक नहीं सकता था, नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन को पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को क्रांतिकारी बनने से रोक नहीं सकता था। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद भी सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आते हैं, मनमथ नाथ गुप्ता के संपर्क में आते हैं, और यहीं से स्ट्रेटजी बनती है और एक संगठन का निर्माण होता है जिसको इतिहास में HRA कहते हैं, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में 1924 में होती है, HRA। और दोस्तों, HRA जो बना, उस HRA को बनाने में कई लोगों की भूमिका थी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों के सम्मेलन में सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। जब HRA की स्थापना हुई तो इस स्थापना में कई क्रांतिकारी साथ थे। उन क्रांतिकारियों में नाम आता है मनमथ नाथ गुप्त का, राम प्रसाद बिस्मिल का, योगेश चटर्जी का और चंद्रशेखर आजाद का। हालांकि आजाद उस समय आरंभिक क्रांतिकारी अवस्था में थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो था वो बेसिक था सचिंद्रनाथ सान्याल का, मनमथ नाथ गुप्त का। ये लोग जो हैं एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि बिना हिंसा का डर बैठाए अंग्रेज मानेंगे नहीं, इसलिए हमें अपनी हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता में इस प्रकार का खौफ पैदा करना है कि क्रांतिकारियों के नाम से ही अंग्रेज अधिकारी सहम जाए, ताकि हम आजादी का रास्ता और जल्दी प्रकार से प्राप्त कर सकें। इस क्रम में दोस्तों 1920 के दशक में भारत के आजादी के अंदर सबसे अहम भूमिका अदा करने वाला जो संगठन स्टैब्लिश हुआ, उसी को इतिहास में HRA के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार का संगठन दोस्तों आयरलैंड की आजादी के लिए IRA बना था, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बना था। ये लोग उसी तरीके से भारत को HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब हिंदुस्तान को क्या बनाना है, रिपब्लिक बनाना है, गणतंत्र देश बनाना है। और गणतंत्र वो होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। आप देखिए, जिस हिंदुस्तान में हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जो रिपब्लिक शब्द आता है, इन क्रांतिकारियों ने उस रिपब्लिक शब्द का प्रयोग 1924 के अंदर कर लिया कि वो भारत को रिपब्लिक बनाना चाहते थे। और यहां पर भूमिका आप देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल की, उस सान्याल की जिसने बंदी जीवन जैसी किताब लिख करके राष्ट्रवादियों के अंदर एक नए प्रकार का जोश पैदा कर दिया था। इसलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तित्व को जो प्राण वायु प्राप्त हुई, उसको देने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी की थी। तो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखना। और दोस्तों, जो HRA बना है उसका मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना। मतलब यहां पर देखिए, जो HRA स्टैब्लिश हुआ, उस HRA का उद्देश्य क्या है? उस HRA का उद्देश्य वही है जो 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। उनका भी उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता से छुटकारा पाया जाए। HRA भी वही करना चाहता है। इसलिए आपको पता होगा, उन्हीं वासुदेव बलवंत फड़के को इन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जनक कहा जाता है। यह हर कोई उनको याद करते थे। और यहां पर इस समय के फेज का जो सबसे बड़ा नाम है वो सचिंद्रनाथ सान्याल है, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद को मिलता है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, इन नवयुवकों में ऐसे सम्मिलित थे और ये लोग एक प्रकार की आर्मी की स्थापना भी करना चाहते थे। और उस आर्मी को इन्होंने नाम दिया था रिपब्लिकन आर्मी। HRA के क्रांतिकारी किस आर्मी की स्थापना करना चाहते थे? रिपब्लिकन आर्मी। और इन्होंने
बहुत सारे पर्चे बांटे जगह जगह पर, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। उन पैम्पलेट्स का नाम था रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी के नाम से इन्होंने जगह जगह पंपलेट बांटे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, इस दल ने मतलब HRA ने अपने पर्चे बांटे, जिसका नाम था रिवॉल्यूशनरी के नाम से ये अपने पर्चे भी वहां पर बांटते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद यहां पर रहना चाहिए। अब इनके इतिहास की, HRA सचिंद्रनाथ सान्याल के नाम से आता है। चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी HRA की सबसे बड़ी घटना जो है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको समझाई है कि HRA की सबसे बड़ी घटना थी जिसको हम कहते हैं काकोरी रेल डकैती। काकोरी बेसिकली लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास एक जगह का नाम था। 8 डाउन ट्रेन जो थी वो शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, और उसी ट्रेन को दोस्तों एक पूरी टीम गठित होती है क्रांतिकारियों की। मैं कह सकता हूं HRA के क्रांतिकारियों ने एक पूरी टीम गठित की कि कितने लोगों को इंजन में घुसना है ताकि उसके ड्राइवर को वहां पर पकड़ा जा सके। कितने लोगों को किस प्रकार से उस डिब्बे में घुसना है जिसमें खजाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और कहते हैं दोस्तों, इन्होंने एक बड़ी रकम, उस जमाने के अंदर 5,000 रुपए की रकम भी बहुत बड़ी होती थी, इन्होंने एक बड़ी रकम वहां पर वसूली, और यहां पर कहते हैं कि 4600 रुपए की लूट हुई थी। और ये घटना जो है 9 अगस्त 1925 की है। 9 अगस्त 1925 को जो 8 डाउन ट्रेन थी जिसको इन्होंने लूटा, और जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को, यहां पर दोस्तों आपको पता होगा उनको फांसी की सजा होती है। मतलब HRA के क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन डकैती को बहुत बड़ी घटना उस समय की मानी गई थी। 4600 रुपए, 4600, आज तो 4600 कुछ भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में 4600 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इन्होंने वो जो जिस बॉक्स में पैसा था उसको नीचे पटका, हथौड़ों से तोड़ा, उसमें से पैसा लूटा, और वहां से ये लोग भाग जाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी हो जाती है। सान्याल को आजीवन कारावास की सजा होती है। उस समय चंद्रशेखर आजाद जो है वो भागने में सफल होते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्तित्व था दोस्तों जो कभी अंग्रेजी पुलिस के पकड़ में नहीं आया। ब्रिटिश पुलिस ने उनके नाम का बड़ा इनाम घोषित किया, लेकिन ये तो चंद्रशेखर आजाद था जो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सका। आप उनकी एक बचपन की घटना को सुनिए कि जब वो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे और जब पकड़े गए, और जब SDM ने उनको सजा सुनाई और SDM ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है। आपके पिताजी का नाम क्या है? स्वतंत्रता। आपका घर कहां है? जेल। और जितनी बार बेंत पड़ी उस समय, उस बार हर बार वंदे मातरम का गीत चिल्लाने वाला कोई व्यक्तित्व था, तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों हम कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में, कुछ पेजेस में सिमटना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को आप देखिए। चंद्रशेखर आजाद भागते रहे, और इस क्रम में दोस्तों उनके जीवन की एक घटना बड़ी है कि 1917 के अंदर जो रूसी क्रांति आई थी, इसको हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उस रूसी क्रांति का प्रभाव भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, यशपाल, इन सब पर पड़ता है। और दोस्तों यहां से एक प्रकार का, ये लोग सेक्युलर होते हैं, धर्मनिरपेक्षता की ओर शुरू से थे, लेकिन समाजवाद की ओर इनका उन्मुख होता है। इसलिए जो 1924 में जो HRA स्टैब्लिश हुआ था, यहां पर एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि 1924 में, 1924 में जो HRA, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं, HRA कहते हैं, आप लोग ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसी संगठन का नाम बदलकर HSRA हो जाता है। ये कब होता है? तो आप लोग ध्यान रखना, ये बात 1928 की है।
आप कहोगे सर कहां पर हुआ, तो उस समय दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान था, उस फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर HSRA का नाम बदलकर HSRA हो जाता है, और इसको बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका चंद्रशेखर आजाद की थी। अब आपको सर ये काम क्या खुले में हुआ था? नहीं, ये बहुत गुप्त रूप से हुआ था, लेकिन ये तो उस व्यक्ति का जज्बा था चंद्रशेखर आजाद का कि अंग्रेजों के नाक के नीचे उन्होंने सम्मेलन किया, जबकि उनके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ था। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, फिरोज शाह कोटला के मैदान में HSRA की स्थापना होती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वही HRA है, वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर आप देखोगे HSRA जो है उसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, और वो क्या है कि ये क्रांतिकारी जो है वो समाजवाद की ओर झुक रहे हैं। समाजवाद जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट, जिसका उस समय का मतलब था इनका रूस के साम्यवाद की ओर झुकाव था, क्योंकि रूसी साम्यवाद ने कहीं ना कहीं समाज में समानता को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। उस समय का जो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत था, उस भारत में कई प्रकार से समाज में असमानता थी, वो चाहे आर्थिक आधार पर हो, भूमिहीन किसान और जमींदार के बीच में हो, चाहे पूंजीपति और मजदूर के बीच में हो, चाहे ग्रामीण और शहरी के बीच में हो, चाहे पुरुष और महिला के बीच में हो, और चाहे अमीर और गरीब के बीच में हो। यहां पर आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी खाई थी, सामाजिक रूप से समाज के मध्य एक बहुत बड़ी खाई थी। इस खाई को समाजवाद के माध्यम से पाटा जा सकता था, ये कहना था किसका? इन समाजवादियों का, अर्थात इन क्रांतिकारियों का, जिन पर समाजवाद का प्रभाव पड़ा, और इन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर क्या कर लिया? HSRA। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये लोग जो है सबसे अधिक जो इन्होंने किताबें पढ़ी वो बेसिकली लेनिन एंड रिवोल्यूशनरी बुक्स जो थी, जो लेनिन की थी, उसको पढ़ने का इन्होंने प्रयास किया। तो यहां पर स्पेशली ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे कि चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से, और ये मैं कह सकता हूं कि वो चंद्रशेखर आजाद ही था जिसने अपने साथियों को, अपने दीवानों को, भारत मां के उन लाडलों को कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अब जिस समय दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जिस समय 1928 में HSRA चल रहा है, उस समय भारत में चल क्या रहा है इसको हमें देखना पड़ेगा। और जब इसको आप देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि एक तरफ तो 1928 में HSRA की स्थापना होती है, और इसी समय आपको पता होगा कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो एक्ट था, इस 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार नवंबर 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति करती है, जिसे भारत का पहला वैधानिक आयोग माना जाता है, और जिसे इतिहास में साइमन कमीशन कहा जाता है। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस साइमन कमीशन ने भी सोए हुए क्रांतिकारियों को जगाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। ये साइमन कमीशन जो है फरवरी 1928 में इंडिया में आता है। ये साइमन कमीशन फरवरी 1928 में ये भारत में आता है, 3 फरवरी 1928 को। इसका अपॉइंटमेंट जो है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है, ये बेसिकली ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में कर दी जाती है। और जब साइमन कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तब दिसंबर 1927 में कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में घोषणा की कि साइमन कमीशन का हर स्तर पर, हर रूप में विरोध किया जाएगा। क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, इसलिए ये सभी के सभी क्रांतिकारी कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसकी गाइडलाइंस को कुछ हद तक फॉलो भी करते थे कि कांग्रेस सही कह रही है। इसलिए यहां पर कांग्रेस के उस समय के बड़े लीडर थे उग्रवादी राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, आप लोग ध्यान रखना, लाला लाजपत राय जो है वो साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे।
और लाहौर में जब साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, आपने हमें अधिकार नहीं दिया है, आपने हमारे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जब इस प्रकार के नारे लाला लाजपत राय लाहौर में लगा रहे थे, तो इन नारों को क्रांतिकारी राष्ट्रवादी सुन रहे थे और सुनकर वो उद्वेलित हो रहे थे। उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद भी था। इसी क्रम में आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जब लालाजी अर्थात लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, तो यहां पर आपको पता है लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज जो हुआ, उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। ये लाठीचार्ज कराने वाला जो अधिकारी था वो उस समय का लाहौर एसपी था, जेम्स ए स्कॉट। आप लोग ध्यान रखना, लाहौर का सबसे बड़ा अधिकारी था, एसपी था जेम्स ए स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट के नाम से, और कई बुक्स में केवल स्कॉट शब्द दिया है, तो आप लोग ध्यान रखना जेम्स ए स्कॉट था। इस जेम्स ए स्कॉट को इन्होंने टारगेट करने का फैसला किया। कारण क्या था कि लाला लाजपत राय की नवंबर 1928 में डेथ हो गई, और नवंबर 1928 में लाला जी ने कह दिया कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इस प्रकार की आवाज अगर देंगे तो चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तित्व बिना राष्ट्र के उत्साह से भरे बिना रह नहीं पाएगा। यहीं पर दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को इन राष्ट्रवादियों ने तय कर लिया कि लालाजी पर लाठी मारने वाले एक एक अधिकारी को चुन चुनकर मारा जाएगा। उसमें सबसे बड़ा नाम था जेम्स स्कॉट का। सैंडर्स उस समय सहायक अधिकारी था। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, मौका मिलते ही 17 दिसंबर 1928 को इन अधिकारियों ने, ये टारगेट पर तो था जेम्स स्कॉट, लेकिन उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की इसी हत्या को आधुनिक भारत के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जब इस प्रकार से भगत सिंह और उनके साथी जब सैंडर्स की हत्या करके भाग रहे थे, तो पुलिस वालों की नौ के कुछ ही दूरी पर थे भगत सिंह, लेकिन यहां पर भी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जान को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा, वे लोग जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में अप्रैल 1929 के अंदर जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो पास हो रहा था, उस पर भगत सिंह और उनके साथी जो है वो बम फेंकते हैं। ध्यान रखना, इन सब घटनाओं में कहीं ना कहीं तार जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब भी ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर थे, और ब्रिटिश पुलिस ने उन पर अच्छा खासा इनाम भी घोषित कर दिया था। और इस प्रकार दोस्तों जब इधर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों की जब फांसी हो जाती है, पूरा देश गमगीन हो जाता है, तो उसी माहौल में चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप को रोक नहीं सका। वो चाहते तो दोस्तों भाग सकते थे, लेकिन भारत मां से दूर नहीं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा पूरा जीवन जो है वो समर्पित होगा। वो बेसिकली आपको पता है कि इसी प्रकार छुपते भागते फिरते बहुत सारी कहानी आती है, जिसमें अंतिम रूप से 27 फरवरी 1931 को एक घटना हुई, जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ स्रोत कहते हैं कि उस मुठभेड़ में गोली चलने से चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, जबकि उनके साथियों का कहना है कि इस क्रम में उन्होंने खुद को अपने आप को शूट आउट किया था। लेकिन दोस्तों चाहे जो भी हो, चंद्रशेखर जैसे व्यक्तित्व ने अपने अदम्य साहस और वीरता के माध्यम से भारत मां के कलेजे पर एक नया पाठ लिख दिया, जिसको नाम कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बलि देकर के, अपना व्यक्तिगत बलिदान देकर के एक ऐसा काम किया
कि इस घटना के 16 साल बाद ही भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई। इसलिए दोस्तों, ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को सत सत नमन। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।